नमस्कार। आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि टेंस क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग जानते थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसे ध्यान से देखा होगा और पूरा अभ्यास किया होगा। हालांकि मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करता रहा, लेकिन इसमें कमेंट में आप लोगों ने कुछ पूछा या कॉल नहीं किया, तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से हमारा वीडियो समझ में आया होगा। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे और इसकी बनाने की विधियों के बारे में जानेंगे। कैसे इस प्रकार के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, इसके संबंध में जानेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर आप ध्यान दें तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना और टेंस का मतलब होता है काल। अगर हम ध्यान से इस तीनों शब्दों के कॉम्बिनेशन को देखें तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान में वह काल जिसमें जारी रहना पाया जाता हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह काल है जिसमें किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो कार्य चल रहा है वो चल रहा है, कब से शुरू हुआ है कब खत्म होगा इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती, बस हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि बस कार्य चल रहा है। यही कारण है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में प्रायः रहा, रही, रहे और उसके बाद हूँ, हैं शब्द आपको दिखाई देते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि हमेशा रहा शब्द भी मिले। कई बार ऐसे वाक्य आते हैं जिनके अंत में रहा दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वाक्य जब गहराई से पढ़ा जाए तो पता चलता है कि यह कार्य जारी है। जैसे अगर हम सामान्य वाक्यों के बारे में चर्चा करें तो हमें यह दिखाई देता है कि वह खेल रहा है, तो रहा है हमने देख लिया तो अनुमान लगा लिया कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि हमेशा रहा हो। एक उदाहरण हम लोग लेते हैं कि जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो वाक्य से अगर हम ध्यान से देखें तो चिड़िया का बैठना वहां जारी है। वह कब से बैठी है और कब तक बैठी रहेगी इस बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन हाँ वो बैठी है, बैठने का क्रम जारी है। अतः यह वाक्य भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही माना जाएगा। यानी फिर से दोहरा लें हम कि वह वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे आए और जिसमें कार्य का जारी रहना पाया जाए उसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके बनाने का नियम क्या है। इसमें हम करते क्या हैं कि सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर कर्ता के नंबर एवं पर्सन के अनुसार इज एम आर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि अगर एक वचन आएगा तो इज लगाएंगे, आई आएगा तो एम लगाएंगे और यदि बहुवचन का कर्ता है तो आर लगाएंगे। तो वो नियम यहाँ भी हम फॉलो करेंगे। यानी सब्जेक्ट हम लिखेंगे, फिर इज एम आर में से जो उचित होगा उसको लिखेंगे, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी इसीलिए जोड़ा जाता है ताकि हम कंटिन्यूटी दिखा सकें। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे और फिर उसमें हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर आप दूसरी लाइन में ध्यान दें तो यह नकारात्मक है, यानी कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर लिखेंगे और उसमें नॉट जोड़ेंगे, तभी तो वाक्य नकारात्मक होगा ना। इसीलिए यहाँ पर नॉट जोड़ेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है तब क्या करेंगे? तब हम पुनः सहायक क्रिया को पहले कर देंगे।
इज एम आर पहले लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ेंगे और फिर उसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है। और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए हों तो हम सबसे पहले उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर इज एम आर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक है। अब इन्हीं नियमों का पालन करते हुए हम लोग अनुवाद बनाना सीखेंगे। जैसे उदाहरण हम देखें कि श्यामा अंग्रेजी पढ़ रही है। श्यामा अंग्रेजी पढ़ रही है, तो इसमें अंग्रेजी कौन पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, श्यामा। तो श्यामा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है। अब श्यामा एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पर सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अगर बहुवचन होता तब तब आर लगाते। तो चूंकि श्यामा यहाँ एक वचन है इसलिए यहाँ पर इज लगाएंगे। अब श्यामा इज हो गया, क्या काम कर रही है वो, पढ़ने का। तो पढ़ने की अंग्रेजी रीड, READ रीड। अब उसमें हम जोड़ेंगे आईएनजी, तो क्या हो गया, श्यामा इज रीडिंग, क्या पढ़ रही है। अब ऑब्जेक्ट आ गया यानी कि अंग्रेजी। तो अंग्रेजी भाषा को हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश ही होगा। तो अब क्या हो गया, श्यामा इज रीडिंग इंग्लिश। फिर से दोहराते हैं, श्यामा अंग्रेजी पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, श्यामा इज रीडिंग इंग्लिश। अब हम लोग दूसरा वाक्य देखते हैं। जैसे तुम घर नहीं जा रहे हो, तो अब यहाँ कर्ता क्या हो गया, यू। अब यू तो बहुवचन है इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। नहीं आया है तो उसकी अंग्रेजी नॉट लगाएंगे। जाने की अंग्रेजी गो और उसमें हम जोड़ दिए आईएनजी, तो हो गया गोइंग। और घर की अंग्रेजी होम, तो क्या हो गया, यू आर नॉट गोइंग होम। ठीक। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग कि क्या वह आज दौड़ रहा है। तो अब चूंकि क्या पहले आ गया है इसलिए हम सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, लेकिन कौन सी सहायक क्रिया पहले जाएगी यह तो कर्ता पर निर्भर करता है। तो हमारा कर्ता इसमें वह है यानी कि ही। अब ही एक वचन है तो इसलिए इज पहले चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिख लिया, इज, फिर लिख लिया ही। दौड़ने का काम हो रहा है तो रन, अब उसमें हमने जोड़ दिया आईएनजी, हो गया रनिंग। और आज की अंग्रेजी हो गया टुडे, तो क्या हो गया, इज ही रनिंग टुडे। अगला वाक्य है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, यानी कि कहाँ शब्द जो प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। अब देखिए यह वाक्य में के प्रारंभ में नहीं है बल्कि अन्य एक दो शब्दों के बाद है, इसलिए हम कहाँ की अंग्रेजी यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, वेयर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिख लिया, वेयर। ठीक है। चूंकि कर्ता यू है इसलिए सहायक क्रिया इसके साथ हम लगाएंगे आर, तो हो गया वेयर आर। और आप या तुम की अंग्रेजी यू होता तो हमने लिख लिया यू, तो वेयर आर यू। अब चूंकि यहाँ लोग आया हुआ है यानी कि यह और ज़्यादा लोगों की तरफ इशारा कर रहा है इसलिए यहाँ पर लोग लगा लीजिए, हम पीपुल नहीं लगा सकते यहाँ पर। यहाँ एक बहुसंख्यक शब्द है ये, इसलिए आल लगा लिया गया कि वेयर आर यू ऑल गोइंग, आप सभी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। चलिए कुछ और उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं कि जो इस स्लाइड में लिखा नहीं गया है। जैसे कि वह पतंग उड़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज फ्लाइंग अ काइट। सीता गाना गा रही है, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। राम पत्र लिख रहा है, राम इज राइटिंग अ लेटर। अगर नकारात्मक वाक्यों का अगर हम यहाँ उदाहरण और देखें तो हम कहेंगे कुछ उदाहरण के तौर पर कि जैसे मैं तस्वीर नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट सीइंग द पिक्चर। रीता और गीता नहीं गा रही हैं, रीता एंड गीता
आर नॉट सिंगिंग। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। शी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉग। अगर प्रश्नवाचक शब्दों के अन्य उदाहरण हम लोग देखें तो सबसे पहले जैसे इसमें आ रहा है कि क्या सुनार सोने के कंगन बना रहा है। इज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग गोल्ड ब्रेसलेट। क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच खेल रहे हैं। और द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज प्लेइंग ए मैच। इसी तरह से अन्य उदाहरणों में अगर हम देखें तो लैंप कौन जला रहा है। हु इज लाइटिंग द लैंप। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसलिए हम लोग अब दूसरे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ हम लोग चलेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम फिर से संधि विच्छेद यदि करें तो प्रेजेंट बने वर्तमान। परफेक्ट का मतलब होता है कि पूरा हो जाना और टेंस का मतलब होता है काल। यानी कि वर्तमान में वह काल जिसमें कार्य पूरा हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस काल के वाक्यों के अंत में प्रायः चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे शब्द तो आते ही आते हैं। आ, ई, ए जैसे आया है, गया है, खाया है, पिया है, ऐसे शब्द आपको दिखाई देंगे। यानी कि अगर हम वाक्य को जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि काम समाप्त हो गया है, अब कुछ भी करना शेष नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बनाने के नियम क्या हैं, इस पर हम लोग गौर करेंगे। लेकिन जैसे कुछ उदाहरणों को हम लोग पहले देख लें, जिनको पढ़ के आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के वाक्यों को हमको इस कैटेगरी में रखना है। जैसे उसने अपना खाना खा लिया है, यानी खाने का काम समाप्त हो गया है। महेश ने एक गाना गाया है, अर्थात महेश ने गाने का काम समाप्त कर दिया, गा लिया है, अब गाना बाकी नहीं है। इसी प्रकार से मैंने एक चोर पकड़ा है, आदि आदि ऐसे तमाम उदाहरण हैं। आप इसको स्क्रीन पर भी पढ़ के समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखें कि इसको बनाने के नियम क्या हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस पर, या कह लें तो पॉजिटिव सेंटेंस पर। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव लिखेंगे, वर्ब का तीसरा रूप अर्थात पास्ट पार्टिसिपल रूप हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, जिसे वर्ब का तीसरा रूप भी कहा जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब यदि एक वचन का कर्ता है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, और यदि कर्ता बहुवचन का है तो हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लें कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, फिर हैज अगर एक वचन का कर्ता है तो लिखेंगे, और यदि बहुवचन का कर्ता है तो हैव लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसी प्रकार से यदि नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब प्रश्नवाचक शब्दों के लिए अगर हम देखें तो यदि वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो हमेशा की तरह सहायक क्रिया यानी हैज हैव को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उस क्वेश्चन वर्ड की यूं कहना अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हैज या हैव लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, आप फिर से एक बार गौर से स्क्रीन पे नियमों को देख लीजिए ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से अपने कॉपी पर इस नियम को आप लिख सकते हैं, ताकि आप इसकी सहायता से छोटे छोटे वाक्यों को आसानी से बना लें।
जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि जैसे जैसे एक बार हम लोग अभ्यास कर लें सरल वाक्यों पर, तब धीरे धीरे इसका कठिनाई स्तर और बढ़ा के और हम लोग बड़े बड़े वाक्यों को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है कि उसने अपना खाना खा लिया है, तो उसने की अंग्रेजी होगी ही, वह तो होता ही है, उसने भी होता है। अब देखिए उसने के लिए हम इसे पुल्लिंग भी मान सकते हैं और स्त्रीलिंग भी मान सकते हैं, लेकिन निर्भर करता है कि बाद में जो आए हुए शब्द हैं या उसके पहले आए हुए किसी वाक्य पर यदि आया है तो हम वहाँ से डिसाइड करेंगे कि इसे पुल्लिंग मानेंगे कि स्त्रीलिंग मानेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ चूंकि एक अकेला वाक्य है तो फिलहाल हम लोग इसे पुल्लिंग मान लेते हैं और उसने की अंग्रेजी हो गई ही चूंकि एक वचन है इसलिए हम हैज लगाएंगे। खाना खाने का काम हुआ है इसलिए यहाँ वर्ब का तीसरा रूप टेकन इस्तेमाल करेंगे और उसने अपना खाना खाया है तो अपना की अंग्रेजी ही के साथ हिज होता है। अब देखिए मित्रों, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि जब हम लोग किसी बच्चे को बता रहे होते हैं तो अपना की अंग्रेजी हमने ही के साथ हिज लगा लिया, तो वो जब भी इस्तेमाल करते हैं अपना की अंग्रेजी तो हिज लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, ये प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ही एक पर्सनल प्रोनाउन है तो उसके साथ उसका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो ही जाएगा। इसी तरह से आई के साथ माई आएगा, सी के साथ हर आएगा, दे के साथ देयर आएगा, यू के साथ योर आएगा। जैसे अगर तुम अपना लिखना है तो यू आया है तो हम अपना की अंग्रेजी योर लिखेंगे। अगर मैं अपना आया है तो मैं आई के साथ माई का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे, जैसा करता होगा अपना की अंग्रेजी उसी के अनुसार जो है बदलती रहेगी। ऐसा नहीं कि आज हमने इस वीडियो में अपना के लिए हिज लगा दिया है, क्योंकि करता यहाँ ही आया है तो हमेशा अपना की अंग्रेजी जो है वो हिज होगा, ऐसा नहीं है, वो कर्ता के अनुसार बदलता रहता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं कि उसने अपना खाना खा लिया तो हो जाएगा ही हैज टेकन हिज फूड। महेश ने एक गाना गाया है, महेश हैज संग ए सॉन्ग। मैंने एक चोर पकड़ा है, आई हैव कॉट अ थीफ। कमला ने गाना नहीं गाया है, कमला हैज नॉट संग अ सॉन्ग। मैं अपना पाठ याद नहीं किया हूँ, आई हैव नॉट लर्न्ड माई लेसन। क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ दी है, हैज अमिता ब्रोकन माई स्लेट। क्या उन लड़कियों ने मेरा बटुआ चुरा लिया है, हैव दोज गर्ल्स स्टोलन माई पर्स। चोर कहाँ भाग गया है, वेयर हैज द थीफ रन अवे। ठीक है, अब ये कुछ उदाहरण थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नियमों के साथ इनको मिला करके अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही आपसे कहा था कि यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो तो निसंदेह आप मुझसे मैसेज करें, कॉल करें, ताकि आप इसको और बेहतर ढंग से समझ सकें। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक बार में ही चीज़ें समझ में आ जाएं। चूँकि वीडियो है ये, हम लोग आमने सामने होते तो बात कुछ और होती है, आप जितना चाहें पूछ सकते हैं और बताया जा सकता है, लेकिन वीडियो काफ़ी शॉर्ट होता है, एक प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना पड़ता है, और अगर बहुत बड़ा वीडियो बनता है तो उसको अपलोड करना भी काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि हम लोगों के वहाँ इतना फास्ट इंटरनेट तो होता नहीं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम शब्दों में अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो उम्मीद करता हूं मित्रों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि आपको इससे लाभ पहुंचता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।